इस जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा बेहम मापी किसे कहते हैं। और पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था मीटर शिफ्ट क्या होता है। तो बेहम मापी जो होता है एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या हम सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अथवा सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। तो जो मीटर शिफ्ट होता था उसमें 1 मीटर लंबा तार लेते थे। इसमें हम लेते हैं बेहम मापी में 10 मीटर लंबा तार होता है। इस तरीक़ा से जैसे यहाँ से इस तरीक़ा से ये 1 मीटर के इस तरीक़ा से फेरे लगे होते हैं। तो इस तरीक़ा से 10 फेरे होते हैं। तो जो तार बेहम मापी में लगाया जाता है वो 10 मीटर लंबा तार होता है। जितना लंबा तार होगा वोल्टेज उतना ही उसमें ज़्यादा प्रवाहित करना पड़ेगा। तो जो बेहम मापी होता है उसमें हम 10 मीटर लंबा तार लेते हैं। और जो मीटर से तो होता है उसमें हम 1 मीटर लंबा तार लेते हैं मिश्र धातु का। इसमें भी लेते हैं मिश्र धातु का। तो इसकी सहायता से हम परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच यानी ए और बी ये दो बिंदु हैं। ये जो तार होगा इस तरीक़ा से ये लगा होता है। ये जो तार है वो कितने मीटर का है? 10 मीटर लंबा तार है। बेहम मापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अथवा सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो माना ए बी एक समान व्यास का तार मैग्नेट अथवा नाइक्रोम का होता है। ये मिश्र धातु का तार होता है 10 मीटर लंबा मैग्नेट अथवा नाइक्रोम का। फिर तार का जो ए सिरा होता है बैटरी B1 के धन सिरे से जुड़ा होता है तथा बैटरी B1 का ऋण सिरा कुंजी और धारा नियंत्रक से होता हुआ तार के दूसरे से B से जुड़ा होता है। इसे हम बोलते हैं प्रथम परिपथ। क्या बोलते हैं इसे पूरे को? प्रथम परिपथ। एक बार और इसकी बात समझ लो। माना ए बी एक समान व्यास का तार मैग्नेट अथवा नाइक्रोम का होता है जिसका ए सिरा बैटरी B1 के धन सिरे से और बैटरी B1 का ऋण सिरा कुंजी और धारा नियंत्रक से होता हुआ तार के दूसरे से B से जुड़ा होता है। इसे हम बोलते हैं प्रथम परिपथ। प्रथम परिपथ। अब जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा इसके अंदर? विभवांतर। तो हम इसके ए और बी के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे। उसके बाद में इसमें ही इसी चित्र में एक सेल होता है जिसका धन सिरा तार के ए सिरे से और ऋण सिरा धारा मापी जी के द्वारा सर्पी कुंजी से जुड़ा होता है। सर्पी कुंजी को हम आगे पीछे खिसका कर J1 व J2 स्थितियों में लगाते हैं। जैसे ही इस सर्पी कुंजी को इधर ले जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। सर्पी कुंजी को इधर खिसकाएंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। J1 और J2 स्थितियों में ये धारा मापी दिखाई गई है। तो इतनी तो इसकी भाषा हो गई। जब तार में इस तरीक़ा से समान धारा प्रवाहित करते हैं, जब तार में इसमें समान धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के किसी भाग का जो विभवांतर होता है उस भाग की लंबाई के समानुपाती होगा। अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो उसमें विभवांतर ज़्यादा होगा, लंबाई कम होगी तो उसमें विभवांतर कम होगा। यानी जो विभवांतर होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। फिर समझ लो जब तार में समान धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें समान धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के किसी भाग का जो विभवांतर होता है उस भाग की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात ओ बी प्रोपोर्शनल एल। ओ बी प्रोपोर्शनल एल। हम प्रोपोर्शन का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ आता है के, जहाँ के एक नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है जिसे विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। तो इस सूत्र से विभवांतर ज्ञात कर सकते हो। V बराबर K इंटू एल। अगर यहाँ से हम K का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा K बराबर OB/L। ये विभव प्रवणता का सूत्र है। उसके बाद में यदि ये धारा मापी शून्य विक्षेप स्थिति में हो तो A व J के बीच जो विभवांतर होगा वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। जहाँ पर धारा मापी शून्य विक्षेप स्थिति में आ जाएगी उसके जिस बिंदु पर ये धारा मापी शून्य विक्षेप स्थिति में होगी तो उसके भाग का विभवांतर होगा वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के E के बराबर होगा। यानी यहाँ पर लिखोगे A व J के बीच विभवांतर, यानी A और J यानी ये शून्य विक्षेप स्थिति में यहाँ पर गैलोमीटर दिखाया जा रहा है। A व J के बीच विभवांतर, A व J के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तब धारा मापी शून्य विक्षेप स्थिति में कही जाती है। तब धारा मापी शून्य विक्षेप स्थिति में कही जाती है। यानी धारा मापी अगर शून्य विक्षेप स्थिति में होगी तो इसके ए व जे के बीच जो विभवांतर होगा वो भी होगा, वो ई के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे ओ बी बराबर ई बराबर, यहाँ आएगा आपका ई आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा
के एल, यानी ई बराबर सूत्र हो जाएगा के इंटू एल। ये विद्युत भागफल का है और ये विभवांतर ज्ञात करना, तो ये सूत्र लगाओगे। विद्युत भागफल ज्ञात करना है तो ये सूत्र लगाओगे। तो इसकी ये आपकी ये कार्यविधि वगैरह, ये रचना वगैरह, इसकी यहाँ से रचना लिख देना और ये आपका पूरा डेरिवेशन है। सूत्र बस निकालना है ये वाला, वो भी बराबर के एल और ये है ई बराबर के एल। तो अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे विभवमापी की सुग्राह्यता। विभवमापी की सुग्राह्यता क्या होती है, यानी सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखते हो विभवमापी की सुग्राह्यता है, डालो विभवमापी की सुग्राह्यता। डालोगे इधर विभवमापी की सुग्राह्यता। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सुग्राह्यता का अर्थ होता है कम से कम विभवांतर शुद्धता से नापा जा सके, यानी विभवमापी की सुग्राह्यता, यानी विभवमापी विभवांतर को नापता है, लेकिन सुग्राह्यता का मतलब होता है कम से कम विभवांतर अगर लिया जाए तो वह शुद्धता से नापा जा सके, बिल्कुल जो वैल्यू आए बिल्कुल सही आए, मतलब लगभग वैल्यू ना आए। तो विभवमापी की सुग्राह्यता का अर्थ होता है कम से कम विभवांतर शुद्धता से नापा जा सके। और उसके बाद में जितनी वैल्यू कम होगी सुग्राह्यता, यानी जितना विभवांतर कम होगा उसकी सुग्राह्यता उतनी ही अच्छी होगी, ये ध्यान रखना है। जितना किसी चीज़ का विभवांतर कम होगा उसकी सुग्राह्यता अच्छी होगी, यानी उसकी जो माप होगी वो अच्छी होगी, सही होगी, बिल्कुल क्लियर निकलेगी। जैसे 1 किलो सोना है, ऐसा समझ लो, सॉरी 1 किलो लोहा है, 1 केजी लोहा और 1 ग्राम सोना है, तो जो माप होगी, सही जो माप होगी वो किसकी होगी, सोना की, क्योंकि ये पदार्थ कम है और ये पदार्थ ज़्यादा है। इसमें कम ज़्यादा 2-4 ग्राम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 ग्राम सोना कम या ज़्यादा कोई नहीं ले सकता है, समझ रहे हो। तो इसकी जो मात्रा है वो कम है, तो इसकी मात्रा कम है, तो इसको शुद्धता से मापा जा सकता है, इसको शुद्धता से नहीं मापा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जितना मान कम होगा, यानी किसी की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी माप उतनी अच्छी होगी। तो सुग्राह्यता का विभवमापी होता है विभवांतर को मापता है। तो यहाँ लिखोगे विभवमापी की सुग्राह्यता का अर्थ होता है विभवमापी की सुग्राह्यता का अर्थ होता है कि कम से कम विभवांतर शुद्धता से मापा जा सके, विभवांतर शुद्धता से मापा जा सके। विभवांतर जितना कम होगा, जितना कम होगा सुग्राह्यता उतनी अच्छी होगी, सुग्राह्यता उतनी ही अच्छी होगी। अर्थात जो सुग्राह्यता होती है, सुग्राह्यता होती है वो विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ लिख सकते हो जो सुग्राह्यता होती है वो विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब हमें सुग्राह्यता अच्छी करनी है, अधिक करनी है, तो विभवमापी की वो विभव प्रवणता होगी वो कैसी करनी पड़ेगी, अधिक, वो कम करनी पड़ेगी। विभव प्रवणता अगर कम हो तो सुग्राह्यता उसकी कैसी आएगी, अच्छी आएगी, यानी अधिक आएगी। तो विभव यानी विभव प्रवणता जितनी कम होगी सुग्राह्यता उतनी अधिक होती है। यहाँ लिखोगे विभव प्रवणता जितनी कम होगी सुग्राह्यता उतनी ही अच्छी होगी, उतनी ही अधिक होगी, यानी कम होगी सुग्राह्यता उतनी ही अधिक होगी। अर्थात विभव प्रवणता को कम करने के लिए, विभव प्रवणता को कम करने के लिए तार की लंबाई अधिक ली जाती है। अधिक ली जाती है क्योंकि ये सूत्र होता है विभव प्रवणता का K बराबर V/L। यदि तार की लंबाई अधिक होगी यहाँ पर
अधिक होगी तो भेदप्रवणता कैसी होगी, कम। और जब भेदप्रवणता कम होगी तो उसकी सुग्राह्यता कैसी होगी, अधिक। तो एक नंबर पूछ सकता है कि भेममापी की सुग्राह्यता क्या होती है। सुग्राह्यता का अर्थ होता है कम से कम विभवांतर शुद्धता से नापा जा सके, और जितना विभवांतर कम होगा उसकी सुग्राह्यता उतनी अच्छी होगी। जो सुग्राह्यता होती है वो भेदप्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी भेदप्रवणता कम होगी तो उसकी सुग्राह्यता अच्छी होगी यानी अधिक होगी। तो जो भेदप्रवणता होती है जितनी कम होगी सुग्राह्यता उतनी अधिक होगी, यानी भेदप्रवणता को कम करने के लिए उस तार की लंबाई अधिक ली जाती है। लंबाई अधिक होगी तार की तो उसकी जो भेदप्रवणता होगी कम होगी, और भेदप्रवणता कम होगी तो उसकी सुग्राह्यता अच्छी होगी। अब इसके बाद में पढ़ाएंगे आपको भेममापी के उपयोग। है डालोगे भेममापी के उपयोग। विभवमापी के उपयोग नेक्स्ट हेडिंग है उपयोग, यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर, भेममापी के उपयोग। तो भेममापी का उपयोग किया जाता है निम्न तरीका से किया जाता है। नंबर 1, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं हम भेममापी से। तो फर्स्ट पॉइंट है डालोगे दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। भेममापी की सहायता से हम दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं। कैलकुलेटर ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल्स। तो दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना हम कैसे करते हैं, जैसे किसी भेममापी में दो सेल लिए हैं जिनका विद्युत वाहक बल E1 व E2 हों और संतुलित लंबाइयाँ L1 व L2 हों। माना दो सेल, यहाँ लिखोगे माना दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 हैं तथा संतुलित लंबाइयाँ L1 व L2 हैं, तब पहले सेल के लिए अभी सूत्र निकाला था हमने E बराबर KL। तो पहले सेल के लिए बनाएगा लंबाई हम L1 लेंगे, ये भेदप्रवणता कांस्टेंट रहेगी, इसका मान चेंज नहीं होगा। उसके बाद में दूसरे सेल के लिए E2 बराबर KL2। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दोगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो ये हो जाएगा E1 बट्टे E2 बराबर KL1 बट्टे KL2, यानी इसमें इसका भाग दोगे, K से K कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका E1 बट्टे E2 बराबर L1 बट्टे L2। ये दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हो गई। अब उसके बाद में दूसरा पॉइंट डालोगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। भेममापी की सहायता से हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डालोगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। यानी पीछे हमने आपको बताया भी था कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, जैसे ये सेल है, ये धनस्रा है, ये ऋणस्रा है, इसके अंदर ही जो घोल होता है, और जो घोल होता है वो काम करता है आपका आंतरिक प्रतिरोध का। आंतरिक प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, यानी धारा के मार्ग में रुकावट करता है। तो यहाँ ये ऋणस्रा है, ये धनस्रा है, ये आपका सेल का विद्युत वाहक बल E है, इसी के पास में लगा होता है आंतरिक प्रतिरोध, यानी धन और ऋण के बीच में जो घोल होता है वह आंतरिक प्रतिरोध का काम करता है। तो यहाँ पर इस तरीक़ा से ये कर दोगे, ये हो जाएगा आपका सेल का प्रतीक चिन्ह, ये आंतरिक प्रतिरोध आ रहा है। हमेशा आंतरिक प्रतिरोध सेल के पास में होता है, बिल्कुल कहाँ होता है, सेल के पास में। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जो सेल के
यानी सेल के अंदर जो घोल होता है, सेल के अंदर जो घोल होता है, इस घोल के द्वारा धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जैसे यहाँ समझ लो चलो डिटेल में, ये धन है, ये ऋण है, ऋण धन, ये विद्युत वाहक बल ई है। जैसे इसका विद्युत वाहक बल मान लो 40 वोल्ट है। कितना है इसका विद्युत वाहक बल? 40 वोल्ट है। जब इसे किसी परिपथ से नहीं जोड़ते हैं, जब ये सेल यूज नहीं किया जाता है, तो जो इसका विद्युत वाहक बल यानी जो इसका विभवांतर होता है उसे हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। जब इसे हम किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, जब यहाँ से आई एम्प की धारा प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर जो इसके जब आई का मान इसमें आई का गुणा होगा आर में, तो आई आर, तो इसके आई आर क्या होता है उनके नियम से, वो भी विभवांतर उत्पन्न होगा। तो अब इनके सिरों के जो विभवांतर होगा वो 40 न होके कुछ कम रह जाता है। इसका मतलब यह है कि 5 वोल्ट की जो कमी आ रही है वो इसके अंदर जो घोल है, सेल के अंदर जो घोल होता है वो 5 वोल्ट की कमी कर रहा है। यानी उसका मतलब यह है कि जो अंदर सेल के अंदर जो घोल है वो आंतरिक प्रतिरोध का काम करेगा। क्योंकि जो सेल से धारा प्रवाहित होती है धन से ऋण की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन सेल के अंदर भी प्रवाहित होती है ऋण से धन की ओर, ऋण से धन की ओर। जब धारा ऋण से धन की ओर जाती है तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, यानी आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध के कारण यहाँ वोल्टेज को कम कर देता है। तो जितना यहाँ वोल्टेज होता है उतना वोल्टेज यहाँ प्रतिरोध में नहीं आता है, दूसरे प्रतिरोध में नहीं आता है। तो जो ये कमी हो रही है वो किसके कारण हो रही है? आंतरिक प्रतिरोध के कारण। जो इसमें वोल्टेज कमी हो रही है वो आंतरिक प्रतिरोध के कारण हो रही है। तो यहाँ से परिभाषा बनेगी कि सेल के घोल द्वारा, इसके अंदर जो सेल के घोल द्वारा जो धारा के मार्ग में जो रुकावट आ रही है, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ लिखोगे परिभाषा, सेल के घोल द्वारा, सेल के घोल द्वारा धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ये सेल का प्रतीक चिन्ह है। जब इस सेल को प्रतिरोध से जोड़ देंगे, किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देंगे, इस तरीके से देख लो यहाँ पर, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये आपका सेल है, ये ई, वो आर है, ये माइनस प्लस, ये विद्युत वाहक बल ई है। जब इसको किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, ये कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध है, जब इससे हम बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देते हैं तो यहाँ से जो धारा प्रवाहित होगी आई एम्पीयर की, इस तरीक़ा से होती हुई ये सेल के अंदर जाएगी ऋण से धन की ओर। तो जब किसी सेल को बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देते हैं तो सेल से आई एम्पीयर की धारा बाह्य प्रतिरोध से होते हुए सेल के दूसरे टर्मिनल आंतरिक प्रतिरोध से होते हुए ऋण से धन की ओर प्रवाहित होती है। तो जितनी धारा इसमें प्रवाहित होगी उतनी धारा इस आंतरिक प्रतिरोध में होगी, क्योंकि ये दोनों किस क्रम में लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या चीज़ समान होती है? धारा समान होती है, धारा समान होती है। तो इसका आई आर और इसका आई आर वो किसके बराबर होगा? विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यानी जब इसके अंदर आई का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? आई आर। इसके अंदर आर का आई का मल्टीप्लाई होगा आई आर। तो अब इसके अंदर ही वोल्टेज उत्पन्न होगा और इसके अंदर भी वोल्टेज उत्पन्न होगा। जब प्रतिरोध में धारा का मल्टीप्लाई होता है तो विभवांतर उत्पन्न होता है ओम के नियम से। तो इसका विभवांतर और इसका विभवांतर, इसका विभवांतर और इसका विभवांतर जोड़ देंगे तो ये सेल के विद्युत वाहक बल के कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी ई बराबर हो जाएगा आपका आई आर प्लस के आर। समीकरण नंबर फर्स्ट। यानी परिपथ का जो अगर हम विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे आई आर, और इसमें जो आई आर का गुणा होगा ये वाली आई आर और ये वाली आई आर का हम जोड़ देंगे तो ये विद्युत वाहक बल किसका हो जाएगा? ई का। क्योंकि इसका वोल्टेज दोनों का अगर हम योग कर दें तो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अब यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है वो कितना है? आर प्लस के आर। या ऐसे कर सकते हो, परिपथ का कुल प्रतिरोध, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, कुल प्रतिरोध हो जाएगा कैपिटल आर प्लस के स्मॉल आर। अगर हम ये कहें परिपथ में कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो परिपथ में धारा का सूत्र ये होता है, परिपथ में धारा आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध। फर्स्ट ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ई बराबर हो जाएगा आई आर प्लस के आर। तो यही निकल के आएगा, चाहे ऐसे कर दो चाहे फिर ऐसे करके, जैसे हमने ये समझाया ऐसे कर दो। उसके बाद में ओम का नियम लगाओगे, ये यहाँ से ये कर सकते हो समीकरण नंबर 1, या फिर यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर सकते हो। अब यहाँ देखो ओम के नियम से, ओम के
नियम से, ओम के नियम से जब इसमें आई आर इससे यानी आई का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा, इसके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। तो ये हो जाएगा ओ बी बराबर आई आर, समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो ये हो जाएगा ई बट्टे ओ बी बराबर आई आर प्लस के स्मॉल आर, आई बराबर होगा, आई का मान चेंज नहीं होगा, आई से आई कैंसिल कर देंगे, तो ई अपॉन ओ बी बराबर आर प्लस के स्मॉल आर बट्टे कैपिटल आर। आर का इसमें भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा, आर का इसमें भाग देंगे 1, इसका इसमें दोगे तो स्मॉल आर बट्टे कैपिटल आर, 1 इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा ई बट्टे ओ बी माइनस के 1 बराबर स्मॉल आर बट्टे कैपिटल आर। ये माइनस का हो जाएगा, ये बचेगा स्मॉल आर बट्टे कैपिटल आर, हमें स्मॉल आर का मान चाहिए तो कैपिटल आर का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर ई बट्टे ओ बी माइनस के 1। यही सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है। तो इतना आप एक बार रिवाइज कर लेना अच्छी तरीके से।